Unit 1 solution. So almost all processes in body occur in some kind of liquid solution. ठीक है, ये एक लाइन लिखा गया है बेटा कि ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस जो होते हैं बेटा वो सारे आपके सर्टेन सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, occur in some kind of liquid solution. In normal life, we rarely come across pure solutions. Most of these are mixtures containing two or more pure substance. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का ये मिश्रण होता है. दिस यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, जैसे ब्रास को अगर देखिए बेटा ये मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, ये भी एक क्या है बेटा, एक सोल्यूशन ही है, प्योर सोल्यूशन है ना, क्योंकि कॉपर और जिंक क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस है. आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर. जर्मन सिल्वर कैसा होता है, वो भी कॉपर जिंक होता है, बट उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, निकल. ठीक है, और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है बेटा, कॉपर और टिन का होता है बना हुआ. तो आप देख सकते हो ये सारे क्या है बेटा, प्योर चीज़ों का मिश्रण है ये. तो इसको बेसिकली हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं. ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन. 1 पार्ट पर मिलियन, इसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं बेटा. पीपीएम के बारे में आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत सुना होगा. पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि 1 मिलियन में एक पार्ट अगर कोई चीज़ का है तो उसको हम लोग 1 पार्ट पर मिलियन बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने कह दिया 15 पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि 1 मिलियन में 15 हिस्सा क्या बेटा, वो मतलब 15 पार्ट, मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं बेटा, 1 मिलियन में 10 लाख. तो उस 10 लाख में 15 जो है बेटा वो आपका, तो उसको 15 पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं. ठीक है, उसमें हमने बोल दिया 1000 पार्ट्स पर मिलियन, तो मतलब कि उसमें 1000 जो थे बेटा वो मतलब कि ये मिक्सचर करने का क्या है बेटा, एक तरह से हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दिया कि पार्ट्स पर मिलियन में कितने में कितना मिलाया गया है. ठीक है, कि हमने 1 पार्ट पर मिलियन मिलाने का मतलब ये होगा कि 10 लाख में एक जो है बेटा हमने वो चीज़ मिला रखी है उसमें. ठीक है, हमने कह दिया 1 लाख मतलब कि 100,000 पीपीएम बोलते हैं. तो 100,000 पीपीएम का मतलब क्या हो जाता है बेटा कि 10 लाख में 1 लाख चीज हमने वो मिला दिया उसमें, हमने उसमें वो डाल दिया है. ठीक है, क्यों लेट हो गई? हाँ कम ऑन, पीडब्ल्यू नहीं चल रहा ना अभी तो चलिए. और फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके. आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या मस्त चीज बताई गई है. 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन, अगर ना आपके 10 लाख हिस्सों में अगर एक हिस्सा फ्लोराइड का है तो वो आपके टूथ डिके को रोक देता है, दांत को सड़ने से रोक देता है, दांत को सड़ने से क्या कर देता है बेटा, रोक देता है. ठीक है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ. सुबह सुबह वो टाइमिंग ही नहीं पता थी क्या, वो तो बोलते टाइमिंग नहीं पता था. ओ शनिवार को मतलब ये क्या, चलो कोई बात नहीं. देखिए बेटा अब यहाँ पे देखिए बेटा, प्रिवेंट्स टूथ डिके वाइल 1.5 पार्ट्स पर मिलियन कॉजेज द टूथ टू बी मॉटल्ड एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस. आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन के बदले अगर 1.5 पीपीएम भी हो गया ना, तब ना वो आपके दांतों को ना मॉटल्ड कर देता है. मॉटल का मतलब किसको पता है, सड़ा. अरे भैया वो तो डीके हो गया ना. बताइए बताइए, क्या कर देता है बेटा, वीक कर देता है. क्या बात है, तुम ओवरऑल बता दिया है कि ना वीक ही कर देता है सर, खत्म, बात ही खत्म हो गई सर ना. वही वो तो हो गए, वो तो पार्टी है सर उसका तो है नहीं है. वही तो बताइए दीदी आप. एग्जैक्टली अजीब सी फीलिंग होती है, को खुरदरी खुरदरी सी फीलिंग होती है. आप आपके मुंह में दांतों का ये है क्या बेटा, वो टूटे फूटे हिस्से है क्या मुंह के अंदर, है क्या, फील करिए ना, अगर है किसी का तो फील करिए अभी से. उसके ऊपर में ना, जैसे मेरे तो है तो कुछ कुछ है ना, अब बूढ़ा भी होगा ना मैं तो है ना, तो कुछ कुछ दांत के ऊपर ना आपको ऐसा अजीब सी वो परत आपको फील होती है, वो ना जैसे वो खुरदरा टाइप हो जाता है. जैसे नॉर्मली हमारे दांत कैसे होते हैं, एकदम शाइनी चिकने होते हैं ना एकदम सरफेस काफ़ी एकदम उसका वो रहता है, शाइन करता है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है. बट मॉटल्ड होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि आपका जो दांत है बेटा उसके ऊपर में ना एक अजीब सी फील, जो अजीब सा एक आता है, वो एक परत की तरह बन जाता है, अजीब सा हो जाता है वो. ठीक है, तो उससे हाँ, तो वो चीज़ आपको खराब करना लगता है दांत को. ठीक है, बाद में फिर वो धीरे धीरे डिके करता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और क्या बोला कि अगर इसको आपने 2 पार्ट्स पर मिनट इससे ज़्यादा कर दिया तो फिर ये इवन हमारे लिए पॉइजनस भी हो जाता है. तो आप देख सकते हो बेटा कि मतलब कितना प्रेसाइज होना चाहिए कि एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि
1 मिलियन पार्ट्स में आपको एक ही पार्ट फ्लोरीन का या किसी चीज का डालना पड़ेगा, बोला था ना। चलिए देखिए बेटा, तो यहाँ पे ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन, ठीक है, हम लोग रैट पॉइजन में यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड को, ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन कैन ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर containing salt at particular ionic concentration that match with blood plasma concentration and so on, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है बेटा इंट्रावेनस इंजेक्शन, आप लोगों को पता हो ना, जो बाय वाले हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स के बीच में जो दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे बॉडी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन एग्जैक्टली आपके वो ब्लड प्लाज्मा के साथ मैच करती है, इसलिए वो हमारे बॉडी में घुल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सोल्यूशन एंड देयर फॉर्मेशन, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है बेटा। आपको पहले 3 चैप्टर जो है बेटा आपके जो केमिस्ट्री में वो फिजिकल का मिलेगा, और ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, एंड दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन, ठीक है, ये सबसे ईजी है। और इसके साथ जो बाकी के 2 हैं बेटा वो इससे भी ज्यादा इजी है, तो मैं कह रहा हूं कि ये इजीएस्ट है, तो वो दोनों तो और भी ज्यादा इजी होंगे, ठीक है। तो इसको इसमें बस आपको देखना है कि कंडीशन क्या दिया गया है, कौन सी वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या कहा गया, दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी विल बिगिन विद टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड देन वेरियस alternatives in which concentration of solute can be expressed in liquid solution। क्या हो गया, वहां क्यों बैठे हो, यहां बैठो, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे बेटा कि किस तरह से आप लिक्विड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। मैं कहूंगा कि सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप 2 के ऊपर ध्यान दीजिए, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ लीजिए, बोर्ड्स में यही पूछा जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के लिए, ठीक है, आता ही हर साल ही पूछा आता है, ठीक है। और एल्स इसके बदले आपका आएगा क्या, राउल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का। और उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है जो कि वेंट ऑफ फैक्टर के साथ है ना, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करके निकालने के लिए बोलता है। तो ये 2 आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल रहेगा, और एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में रहेगा, ठीक है। तो आप कुल मिला के इसमें से 7-8 मार्क्स का वेटेज मतलब कि मान के चल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सोल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, तो क्लियरली मैं बता दूं बेटा कि हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर की ही पढ़ाई करने वाले हैं, हमें पे हेट्रोजीनियस ये सब कुछ नहीं देखने वाले, ठीक है, वो छोटे क्लासेस में देख के आ गए हो, ठीक है। देखिए बेटा, सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, ये कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म, मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स है बेटा उनकी जो साइज होती है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की लगभग सेम रहती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म होना। अगर ये यूनिफॉर्म ना हो तो बेटा सॉल्वेंट की साइज छोटी हो जाती है या सॉल्यूट की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, और एल्स मान लीजिए कि सॉल्वेंट की साइज बहुत बड़ी बड़ी है और सॉल्यूट की साइज बहुत छोटी हो गई, मतलब कि ये साइजेस में डिफरेंस होता है। तो यहां पे यूनिफॉर्म थ्रू आउट का होने का मतलब यही होता है बेटा कि दोनों की साइज जो है बेटा कंपैरिजन में लगभग सेम ही रहता है, ठीक है, लगभग से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रहता है ये। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। हाँ, ये नॉर्मल सी बात है बेटा, जो कि आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। एंड सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हाँ, ये देखिए बेटा, सॉल्वेंट क्या डिफाइन करता है बेटा, उसका फिजिकल स्टेट डिफाइन करता है, ठीक है। कभी भी सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट डिफाइन करेगा कि वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, ठीक है। दूसरा, 1 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। तो मतलब कि यहां पे ये बोला गया है कि आपके सॉल्यूट को सॉल्वेंट को छोड़कर जो दूसरा कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है बेटा वो आपके सॉल्यूट होता है। और सॉल्यूट याद रखिएगा बेटा हमेशा एक होगा ऐसा मत सोचना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो उसमें नींबू का रस भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, उसमें आपने काला नमक डाल दिया, जो आप डाल रहे हो, ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं बेटा, सॉल्यूट हो जाते हैं। बट सबसे ज्यादा प्रेजेंट क्या होता है उसमें, पानी, ठीक है। तो जो पानी है बेटा वो सॉल्वेंट है, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। उसके ऊपर में आपने जो मिलाया है बेटा वो सब आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा क्या कहा गया है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है, हियर ईच कंपोनेंट मे बी सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट एंड आर समराइज्ड इन द टेबल 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक समराइजेशन है आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग जो ये सोल्यूशन है उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। जैसे गैसियस सोल्यूशन में आप देख सकते हो कि गैस इन गैस हो सकता है ना, मतलब गैस को गैस में मिला दिया, ये सॉल्वेंट हो गया।
लिक्विड को गैस में मिला सकते हो, सॉल्वेंट में आपने प्योरली क्या रखा है बेटा, सिर्फ गैस रखा है और इसको इसमें मिला रहे हो, ठीक है, गैस को गैस से मिला दिया तो इसमें आपका मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस आ सकता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आ सकता है, मतलब जितने भी गैसेस का मिक्सचर है वो आएगा, ठीक है। लिक्विड इन गैस की बात कर लेते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है, इसको आपने नाइट्रोजन गैस के साथ मिला दिया तो ये आपका एक क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका यहां पर एक मिक्सचर बन जाएगा लिक्विड इन गैस का, ठीक है, लिक्विड इन गैस का। कुछ भी मिला सकते हैं मतलब बेटा, मतलब गैस में कुछ भी मिला सकते हैं बोल रहे हो क्या? हाँ, मोस्टली जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गैस में लगभग आपका हर चीज मिलाया जा सकता है, बट अगर हर चीज मिला दोगे बेटा तो वो होमोजीनियस नहीं बनेगा ना। हम यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना, और होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब कि साइज आपकी लगभग सेम ही रहनी चाहिए। कुछ भी अगर आप मिला दोगे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे हर चीज डाल दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो साइज जो है बेटा जो मिलाओगे बेटा तो वो आपका लगभग सॉलिड और सॉल्वेंट का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखिए बेटा, सॉलिड इन गैस, क्या है बेटा, सॉलिड इन गैस, तो इसमें आपका कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस आ गया। सॉलिड कैम्फर क्या होता है बेटा, सबलाइम सब्सटेंस होता है ना बेटा, इट इज अ सबलाइम सब्सटेंस, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हमने गर्म करके गैस में छोड़ दिया तो ये गैस में आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए बेटा, कैम्फर को अगर गैस में मिक्स होना है तो पहले गैस में कन्वर्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये मिक्स हो पाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, आपने सॉल्वेंट सारा लिक्विड ले लिया और इसको आप मिला रहे हो, ठीक है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, ये सब आपके एग्जांपल्स है, प्लीज आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड में आपका यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, मतलब कि एक अलॉय दिखा दिया, ठीक है। एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम लिक्विड इन सॉलिड, आप देख सकते हो बेटा कि एमलगम ऑफ मर्करी में क्या क्या होता है बेटा, Hg और जिंक होता है, Hg और जिंक, ठीक है। Hg एंड Zn ये दोनों का ना बेटा एक मिश्रण होता है जो कि आपका गम की तरह होता है, ठीक है। इसको हम लोग बैटरी के अंदर डालते हैं और बैटरी के अंदर में हम लोग सोडियम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और ये जो है बेटा आपके उस बैटरी का मिक्सचर दिखाया गया है कि सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है बेटा, और जो एमलगम है बेटा वो आपके लिक्विड फॉर्म में है जिसको कि आपने उसके साथ मिला दिया है, ठीक है। और वो जो है बेटा आपके बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं, एक एनोड की तरह एक कैथोड की तरह। वैसे अगर बात करें कैथोड की, तो कैथोड के लिए तो हम लोग यूज करते हैं बेटा आपके कार्बन का रॉड यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और गैसेस इन सॉलिड में आप देख सकते हो बेटा कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन के सॉल्यूशन को आपने पैलेडियम में मिला दिया, ठीक है। ये भी आपका प्योरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट है। चलो मुझे एक बात बताओ, आप लोग ने जब क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पढ़ा था क्लास 10 में, तो क्लास 10 में आपको याद है ना, H2 गैस निकल रहा था एक तरफ से, Cl2 गैस निकल रहा था एक तरफ से, ठीक है, ठीक है। वो जो H2 गैस और Cl2 गैस जो आपका निकल के आ रहा था, ठीक है, उसमें हो क्या रहा था बताओ तो, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया जा रहा था और इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा था ना, है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी टाइप का ये प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो आपके मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा वो आपके जाके उसके ऊपर लग जाते हैं। ओके, एक और चीज आपको याद होगा शायद, आप लोगों को याद है बेटा, वो हाइड्रोजन आपके कैल्शियम के सरफेस में चिपक जाता है तो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर वो तैरने लगता है ऊपर में, कैल्शियम का प्रेसिपिटेट तैरने लगता है। ये सारे आपके रिएक्शंस या फिर जो एक्टिविटीज हैं आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि क्यों कैल्शियम आपके पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा, तो उसके सरफेस में क्या हो गया बेटा, वो हाइड्रोजन का जो आपका गैसेस है वो चिपक जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि वहां पे एक ऐसा सोल्यूशन बन गया है जिसमें कि सॉलिड के साथ वो लिक्विड जो है प्रेजेंट है, गैस जो है वो प्रेजेंट है, जिससे हो गया क्या बेटा, एक एंटिटी रेडी हो गई है जिसमें कि उसके सरफेस में हाइड्रोजन चिपका हुआ है जो उसको फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। तो इससे ऐसे प्रेसिपिटेशन होता है, ऐसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन वगैरह होता है, जो कि आप लोग आगे टाइट्रेशन वगैरह जब जाके करोगे ना, आपके प्रैक्टिकल जितने भी हमारे रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो करोगे तो बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो बेकार ही कराते हैं नहीं सच में कुछ नहीं समझ में आता। वो आप जाओ स्कूल में एक बार टाइट्रेशन करो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आप बताइए टीचर कुछ ही बता रहा होगा, आप फिर भी यही बोलोगे तेरा क्या यार दिखा तो मेरे को मेरा तो सेम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है ये, हाँ वही चलता रहता, वही वो चलता रहता है। और लास्ट में प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, देख देख के लिख दो, छाप छाप के लिख दो, तो ये चलिए। अब हम यहाँ पे बेटा एक्सप्रेस करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एक्सप्रेशन जो आपका आ रहा है ना बेटा, इसमें आपको दो ही चीज ध्यान में रखना है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। मास परसेंटेज आप लोगों को पता ही है, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं ना, क्लास 11 में पढ़ के आए हो, ठीक है। और मास परसेंटेज इवन आपने क्लास 9 में भी देखा हुआ है, हाँ क्लास 9 में बहुत सारे टीचर उसको बोलते हैं कि रिलेटेड है, नहीं करना, छोड़ देते हैं, बट
कुछ टीचर्स कराते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल टीचर्स लाइक मी, कोई बात नहीं चलिए देखिए, तो पहले मास परसेंट की बात करते हैं बेटा, वेट बाय वेट, ठीक है, क्या बोला गया है, द मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, तो मैंने कहा मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूट, तो कैसे निकलेगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालेंगे तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, बेसिक सा स्टोइकियोमेट्री है, बेसिक सा, ठीक है, क्लास 11 में आपने ऐसी चीजों का धजिया उड़ा दिया है, ठीक है, आप लोगों ने मतलब इतना खतरनाक मैथ्स किया हुआ है कि नहीं, ये तो मतलब कुछ नहीं है आपके लिए, है कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं क्या, वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम चीज है, ज्यादा सोचने वाली कुछ चीज है नहीं, ठीक है, सेम ही है, मास के बदले वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, हाँ जी बेटा, किस में दिक्कत आ रही है, ओके, पार्ट्स पर मिलियन में एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि यहां पे आपको 10⁶ मतलब सब कुछ सेम है, बस यहां पे मल्टीप्लाई में 10⁶ आ जाता है, ठीक है ना, आप देख सकते हो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कितने पार्ट्स प्रेजेंट है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पूरे सॉल्यूशन का, और इसको इनटू कर दिया आपने 10⁶ के साथ, ठीक है, तो ये बन जाता है बेटा आपका पार्ट्स पर मिलियन, कि हर मिलियन में इतने पार्ट्स क्या प्रेजेंट है बेटा आपको कंपोनेंट में, मतलब वो सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो ये चीज आपको जो है बेटा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार रीड कर देखिए, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इन द पार्ट्स ऑफ द पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, अ लीटर ऑफ सी वाटर, देखिए बेटा अ लीटर ऑफ सी वाटर जो कि आपका 130 ग्राम उसका वेट होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है ना, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत सारा मिला होता है ना, विच कंटेन्स अबाउट 6 into 10⁻³ ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन O2, and such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, तो मतलब कि आप देख सकते हो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका जो है बेटा, ये आपका मास ऑफ ऑक्सीजन है जो कि प्रेजेंट होता है आपके इतने ग्राम आपके ओशन वाटर में, ठीक है, तो अगर आप इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे तो बेटा वो 5.8 ppm आएगा, क्या आएगा बेटा 5.8 ppm, ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, तो ऑफ अ सी वाटर एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है, ये आपका माइक्रोग्राम पर ml है, और इसको हम लोग बेसिकली ppm ही बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो आपको अगर माइक्रोग्राम में दिखे या कोई चीज माइक्रो में दिखे बेटा, तो आप समझ लेना बेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन, आप लोगों को आइडिया ही, प्लीज मोल फ्रैक्शन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूं बेटा कि जो आपके सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है बेटा, उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम हमेशा 1 होगा, मैं इसी को कहूंगा कि आप प्लीज इसको याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, जिसमें कि आपको राउल्स लॉ में और आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज याद होना चाहिए काई ए प्लस काई बी हमेशा 1 होता है, तो ये चीज हम बाद में देखेंगे, चलिए तो सीधा यहाँ पे मोलैरिटी कहा गया, हाँ आ गया, ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे आप देख सकते हो कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि आपका C6H6O2 है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C6H6 एंड O2 बाई मास, ठीक है, इतना परसेंट आपका जो है बेटा C6H6 और O2 प्रेजेंट है बाई मास, तो मतलब कि हमारा C6H6 O2 कितना प्रेजेंट है, 20 ग्राम प्रेजेंट है, और आपका जो पूरा सोल्यूशन था वो अगर 100 ग्राम का था, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट कितना परसेंट प्रेजेंट था बेटा आपका 80 ग्राम प्रेजेंट था, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप पूरा सॉल्यूशन को 100 ग्राम ले लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि हमारा C2H6O2, ठीक है, सॉरी C2H6O2 का अगर 20 ग्राम हमारा प्रेजेंट था, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या निकालने के लिए बोला बेटा, मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ, ठीक है, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है, और यहां पे ध्यान देना बेटा कि इन अ सॉल्यूशन बोला है, तो मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी ही है, क्योंकि सॉल्यूशन लिया जाएगा तो अगर कुछ आपको दिया नहीं गया सॉल्वेंट तो आप पानी मान लीजिए, तो पानी कितना परसेंट प्रेजेंट है बेटा 80%, तो मतलब कि 80 ग्राम पानी प्रेजेंट है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको यहां पे C2H6O2 का आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, C2H6O2 का जो आपका मास है बेटा वो कितना आ रहा है 62 आ रहा है, तो आपको करना क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कर देंगे बेटा, तो आपको करना क्या बेटा मोल्स, तो आपके पास कितना है 20/62 प्लस क्या कर देंगे बेटा 80/18 कर देंगे आप, यही ना करेंगे आप, है कि नहीं, ऐसे सॉल्व कर देंगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि वाटर का जो मोल्स आएगा वो तो 80/18 करके ही आएगा, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द C2H6O2, ठीक है, कोई बता सकता है कि ये क्या हो सकता है, ओह ये तो दिया ही हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी है तो मतलब कि इथाइलिन ग्लाइकोल ही है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं पता सर,
और नेमिंग कर सकते हो, वही तो। चलिए, तो यहाँ पे अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी में ज्यादा कुछ तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। छी, क्या सवाल है ये, देख रहे हो। अभी देखिए 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है और आपको बोला गया 450 ml में निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो आप जानते हो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, 5 ग्राम ऑफ NaOH है, तो आप क्या करेंगे बेटा, तो मोलैरिटी निकालना है, तो 5/40/450 इंटू क्या कर देंगे बेटा 1000, ये ना करो क्योंकि ml में है ये, और 5/40 क्यों, वो भी आपको पता ही होगा, है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि हमने क्या किया बेटा, हमने इसके मोलर मास को लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 5/40 इंटू 450 इंटू 1000, तो 2 0 कट गया, ठीक है। तो 5 से 45 काट देना बेटा, 9 आ जाएगा। तो 10 बाई कितना आ गया बेटा 36, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आपका 5/18 आ जाएगा। तो आपका आएगा 0.5 है, 2 आएगा क्या, हाँ 2 ही आएगा ना, 2 कितना बच रहा है, 7 आ रहा है क्या, 7 ही आ रहा है। नहीं, मैं आंसर नहीं देख रहा, सच में मैं आंसर नहीं देख रहा था, कसम से मैं दिमाग में सॉल्व कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम ऑन है, आप लोगों को लग रहा है मैं आंसर देख रहा हूँ, कम ऑन, गांधी जी का फैन हूं मैं, कम ऑन। चलिए मोलैलिटी भी देख लेते हैं। मोलैलिटी बेसिकली याद रखिए मास, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, बट मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग केजी में ले लेंगे ना, बस वही है, ठीक है। चलो सवाल भी देख लेते हैं इसका भी, है ना, बहुत सिंपल सा सवाल उसमें दिया गया था। चलिए बेटा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो मतलब इसका गिवन मास दिया गया है, और हमें यहाँ पे इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, पता नहीं क्यों इतना इजी सवाल दे रहे हैं ये लोग, है ना, देख रहे हो नीचे 75 है, उसको इंटू 1000 कर देना है ना, मतलब हो ही जाएगा यार, ये तो छोड़ ही दो, हाँ वही चलिए चलिए है कि नहीं, बढ़िया यार, चीटिंग तो बढ़िया कर लेते हो यार तुम यार। क्या बात है। चलिए ये कर लेते बेटा फटाफट से, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, अब तो आंसर नहीं, अब क्या करोगे देख लो। चलिए है ये सवाल करते हैं, यहाँ पे हमने निकालना क्या है बेटा, हमने यहाँ पर इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो क्या होगा, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसका मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। वैल्यू दिया हुआ है, सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, देख लीजिए बेटा। अरे बाप रे, कुछ मोल पर लीटर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनको आ रहा है वो सॉल्व करते रहिए। आपको मोलैरिटी निकालना है, मैं 1.3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1.3 आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए बेटा क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए देख लीजिए 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO क्या है बेटा, कोबाल्ट है, ठीक है, CO इसको डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसका आपको बस मास पता होना चाहिए, उतना दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास है क्या बेटा, CONO3 होल 2 डॉट 6H2O, ठीक है। चलिए तो इसका मास निकाल लेते हैं, कोबाल्ट का कितना होता है देख लो, कितना 59 है, 59 है ना, 59 चलिए 59, ठीक है। ब्रैकेट नाइट्रोजन का कितना है बेटा 14, क्योंकि आप चिंता मत करिए बेटा, ये दिया रहेगा आपको, ठीक है, आपके पेपर में दिया रहता मास रहता है, आपके पेपर में ऑलरेडी रहता है, आपके बोर्ड्स में। ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 इंटू 6 कर देंगे, है ना, यहाँ पे ये प्लस होगा बेटा, ठीक है, प्लस करना, प्लस 6 इंटू 18 कर दीजिए ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कितना आ रहा है बेटा 59 प्लस 28 प्लस ये कितना आ रहा है बेटा 16 छक्के पूरा हाँ, तो 6H2 नहीं, ये क्या भूल गया इसको, हाँ कितना पूरा 183 आ रहा है क्या, हाँ तो ये तो क्या है 16, इसका 183 आ रहा है क्या, हाँ हो जाएगा देखते हैं ना। 18 6 कितना आएगा, 18 6 तो 48, तो मतलब 108,
हाँ जी, क्योंकि 60 और है ना, सही बात है। प्लस कर लीजिए बेटा इसको। 291 आ रहा है क्या? 291 भाई साहब, पूरा पूरा 291 ही आ रहा है क्या? देख लीजिए बेटा, फिर भी 291 ग्राम आ गया। 291 ग्राम ही आ रहा है क्या? देख लो एक बार। 291 ही आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ बेटा मोल्स, तो मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी मोल्स, तो गिवन मास 291, सॉरी गिवन मास थोड़ी है, गिवन 30 है, 30/291 अपॉन क्या है बेटा आपका वॉल्यूम, तो 4.3 है। तो ये आएगा बेटा 30/291 इंटू 4.3। निकाल लोगे ना? काफ़ी बढ़िया आंसर आएगा बेटा आपका, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। इसको ऐसा कर देते हैं ना, 30 इंटू 10⁻⁻² करके 3 इंटू 4 कर देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा लग रहा है ये, है नहीं? तो 12, तो 15 और यहाँ पे आएगा 6, 5/2 आ रहा है, हाँ। तो ये इंटू, तो ये 2.5 आ रहा है, 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया समझ में आया ना बेटा? ये पॉइंट 2 बार ले जाऊंगा तो 10⁻², उसके ऊपर कर दिया, 3 बन जाएगा, ये 4.3 का 4 ही हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, काट दिया, है ना? या फिर 10 भी कर सकते हो, तो वो आपका फिर भी जैसे भी करो यही आएगा, 2.5 ही आएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻² मोलैरिटी, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। मोलैरिटी का हाफ कर देना है मतलब? अरे बाबू, पहले उसकी वॉल्यूम 30 ml थी, बाद में कितनी कर दी गई? 500। तो अब तुम्हें बताने कि अब मोलैरिटी में कितना बदलाव आया, मतलब पहले मोलैरिटी कितना था बेटा? 0.5 था। अब आपने क्या किया, पहले मतलब 30 ml जब था तो उसकी मोलैरिटी जो थी बेटा वो 0.5 थी। अब आपको ये बताना है कि 500 ml में कितना होगा, तो इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। भूल गए कि नहीं भूल गए? बताया था ना, है कि नहीं? क्या दीदी, आइए आइए जल्दी घूम के आइए, इधर बैठ जाइए, आइए आइए आइए। टाइमिंग भूल गई क्या? बारिश, अरे बाप रे, बारिश तो अभी तेज हो रही है। बढ़ जाइए बढ़ जाइए, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 इक्वल्स टू, हाँ जी बेटा, इसलिए तो मैं टाइट्रेशन का नाम ले रहा था, गुण गा रहा था टाइट्रेशन के, जो कि तुम्हें कभी याद नहीं आता है ना बेटा। क्या बात है, क्या बात है, नहीं हमारे बच्चे, नादान बच्चे। चल चल लगा, ये M1 दिया है, सॉरी M1 तो ये है M1, और ये V1, सॉरी V1, और ये V2, तो आपको M2 निकालना है, ठीक है। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हो जाता है, डायरेक्टली कर, कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है क्या? उतना ही आ रहा है क्या? उतना ही आ रहा है क्या? हाँ निकालो निकालो निकालो। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, आपको M2 निकालना है। M2 तो V2, ठीक है। तो 30 इंटू 0.5 बाई क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 0.5 बाई 500, तो काट दीजिए ना, इसको काट दीजिएगा, तो 1.5 बाई 50, ठीक है, काट दीजिएगा इसको, फिर कितना आएगा? 0.3 बाई आपका 10 आएगा, तो वो 0.03 आएगा, 0.03 मोलैरिटी आएगा। आ गया बेटा? कब से है सबका? मैथ्स वाले और बायो वाले सबका PW कल से शुरू हो रहा है क्या? आपका भी कल से शुरू है? परसों से शुरू हो रहा है क्या? कल हो रहा था ना? वही, कल तो संडे है, परसों से हो रहा है क्या? ओके चलिए, बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, आखिरी साल बचा तुम्हारे, तो कुछ ही महीने बचे अब। अरे जनवरी में एग्ज़ाम है तेरे पगली, मार्च खत्म हो गया, जनवरी में है ना तेरा जेई, तो इनका तो फिर भी मई में है, इनका तो फिर भी अभी मतलब कि 9 महीने और 5 महीने और मतलब लगा दो, मतलब आराम से 1 साल के बाद भी इनको अभी 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आराम से सोते सोते एग्ज़ाम देंगे तो। फिर भी पता नहीं चलेगा, वो तो सही है, वो तो सही है, नहीं नहीं वो तो सही है, वो तो सही है।
तो 2 साल है अभी। हाँ वही होता है, वही होता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, अरे बहुत टाइम बाकी है, बट होता ही नहीं ना वो टाइम। सारे बच्चे ऐसा सोचते रहते टाइम है, टाइम बहुत टाइम होता नहीं, होता ना। 0.03, 0.03। अरे बस बस हो गया, सबका हो गया। क्या हो गया साहिल रे, क्यों हंस रहा है, पढ़ ले। चलिए बेटा, अब टॉपिक दूसरा स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉल्युबिलिटी में आपका काफ़ी सारा जो पॉइंट है वो समझाया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझाया जाएगा वो है हेनरीज का लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेनरीज लॉ से ही फिर धीरे धीरे आपका राउल्स खुलेगा, राउल से फिर आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब खुल जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादातर ध्यान आपको किस में देना है, लिक्विड में और गैसेस में देना है, स्पेशली गैसेस में। ठीक है, देखिए बेटा, सो सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर में कोई भी चीज मैक्सिमम अमाउंट में कितना डिसॉल्व उसमें हो सकता है, तो उसको बेसिकली हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कि वो उसमें कितने मतलब वो उसमें कितना ज्यादा आपका घुल सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर जब अलग अलग होता है ना बेटा, तो सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कि अगर आपने अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बदलती रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर गिराने लगते हो तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी, कोई भी चीज को सॉल्युबल होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होने चाहिए और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको पहले टेम्परेचर देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पे देखिए बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसे है। अगर मान लीजिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों अगर आपके वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल है, ठीक है, तो वहां पे जो उनका मिक्सिंग है बेटा वो थोड़ा दिक्कत वाला काम होगा। अगर मिक्स तो वो जल्दी से हो जाएंगे, पर वो सेपरेट भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है ना, है कि नहीं। वॉलेटाइल जो होते हैं ना बेटा, ये फटाफट से सेपरेट भी हो जाते हैं, फटाफट से मिल भी जाते हैं। ठीक है, जैसे वॉलेटाइल में एक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने परफ्यूम अपने बॉडी में मारा, तो वो जो परफ्यूम होता है जैसे आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है वो झट से उड़ जाता है। डिओड्रेंट वगैरह अगर आप यूज करते हो तो, है ना, तो आपको बस एक ठंडी फीलिंग आती है उससे ना। आपने अपने आर्मपिट्स में मारा, हाथों में मारा, ठीक है, तो आप छोड़ देते हो तो क्या है, थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता है, फिर वो गायब ना, कहाँ गया ये, वो उड़ जाता है। वो उड़ कहाँ गया बेटा, क्योंकि बेटा वो बहुत वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया बेटा, उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया और गैस में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोल हाईली वोलेटाइल होता है, जैसे आपके हाथ में गिरा दो, कहीं भी गिरा दो बेटा, पेट्रोल बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ना, है कि नहीं। तो इसलिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड में आते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत हाईली आपके इनफ्लेमेबल नेचर के होते हैं ना, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर। तो ये पहले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, ठीक है, और उसके बाद ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। किस पे बेटा, प्रेशर पे। तो यहां पे तीन चीजें बता दी है, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर। प्लीज ध्यान देना, नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन लिक्विड। अब मैं लिक्विड में सॉलिड भी मिलाऊंगा और लिक्विड में गैस भी मिलाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि पहले बात करेंगे बेटा, सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो किस चीज पे डिपेंड करेगा। पहला कॉन्सेप्ट, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। ठीक है, हर सॉलिड आपके लिक्विड में डिसॉल्व होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, पानी में हर सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा जरूरी थोड़ी है ना, कभी नहीं हो सकता ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिसॉल्व नहीं, जैसे मान लीजिए वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, ठीक है, नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। नैप्थलीन और एंथ्रासिन नहीं होते बेटा, क्योंकि नैप्थलीन और एंथ्रासिन दोनों के दोनों आपके बेंजोनॉइड्स हैं। ठीक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऊपर से वो इसका दूसरा रीजन ये होता है बेटा कि उसकी परफेक्ट सिमेट्री, और दूसरा रीजन क्या था बेटा, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, इसीलिए नहीं होने वाले। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा क्या बोला गया कि ऑन द अदर हैंड नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन। अब बेंजीन में क्यों हो गए, क्योंकि बेंजीन खुद बेंजोनॉइड है ना, बेंजीन में खुद वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि नैप्थलीन और एंथ्रासिन में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए होगा क्या बेटा कि ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट बेंजीन में क्या डिसॉल्व नहीं होगा बेटा, आपका सोडियम क्लोराइड और शुगर, ये डिसॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो है बेटा आपके इनमें उस तरह की सिमेट्री नहीं दिखा पाते, या फिर उस तरह के आपका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट नहीं दिखा पाता जिसकी वजह से आपको डिसॉल्व हो सके। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट
dissolve in polar solvent and non-polar solute in non-polar solvent. तो polar dissolve each other, non-polar dissolve each other, ठीक है. बट आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर शुगर तो पोलैरिटी में जीरो है, शुगर में तो कोई पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है ना, शुगर में तो कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है. बट मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, शुगर में मैं भी मानता हूं कि पोलैरिटी नहीं है, बट अगर आप बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से समझे इसको, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से समझे, तो बायोमोलिक्यूल के हिसाब से उसके अगर स्ट्रक्चर को अगर आप देखें बेटा, तो उसमें आपके लगभग 6 ऑक्सीजन आपके एल्डिहाइडिक और आपके अल्कोहलिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लगभग, है ना. तो उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी उससे भी आती है, मतलब उसकी वजह से ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही पाता है, ठीक है. तो इसीलिए आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल डाला गया है, सो दैट कि एटलीस्ट आपको उतना नॉलेज हो. नहीं तो 11 क्लास में बायोमोलिक्यूल तो है, ठीक है, बट आपके 12th क्लास में फिर बायोमोलिक्यूल क्यों डाला गया, ताकि आपको एटलीस्ट उस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल सके, ताकि आप ये सारे सवालों का जवाब दे सके कि क्यों शुगर आपके पानी में घुल सकता है, ठीक है ना. तो ये चीजें आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी. इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस आर सिमिलर इन द टू, और वी में से लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक हमेशा लाइक को डिसॉल्व करेगा, ठीक है. प्लीज ध्यान रखना, मतलब कि पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा. प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, सब लोग यहां पे ध्यान दें, ठीक है, सब लोग यहां पे ध्यान दीजिए. मैं यही कहूंगा आपसे, बार बार नहीं कहूंगा मैं, क्लियर. सब लोग यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, 12th क्लास का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है. दिस विल मेक और ब्रेक योर फ्यूचर. तो प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, यारी दोस्ती छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए यार, पढ़ लीजिए ध्यान से, दिमाग लगाइए, मन में सवाल आ रहा है तो सवाल करिए, ताकि तुम्हारे सवाल से दूसरों का भी भला हो, ठीक है. तो प्लीज पढ़ाई करिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, ठीक है बेटा. अदरवाइज इस दरवाजे से निकलोगे, कुछ नहीं होने वाला, लास्ट में आप ब्लेम अपने पेरेंट्स को करोगे, अपने टीचर को करोगे, ठीक है. पढ़ाई बेकार थी, बट तुम खुद की काबिलियत को देख नहीं पाए, खुद तुम्हें कुछ आता नहीं था, और तुम उन्हीं को ब्लेम करते रह जाओगे, ठीक है. तो प्लीज मैं बार बार कहूंगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए. अभी कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए अपने दोस्त को भूल जाइए कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, ठीक है. उसको साइड रख दीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, प्लीज है, ध्यान दीजिए. अगली बार फिर मैं बहुत गलत शब्द बोल दूंगा, ठीक है, फिर तब रोना मत. चलिए अब ध्यान दीजिए. व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, होता क्या, देखिए, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या है बेटा, कि जितना आप उसमें डालते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर के पानी में अगर 100 ग्राम चीनी मिलाया, और फिर उसी 1 लीटर पानी में मैंने और 100 ग्राम डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि पहले मान लीजिए कि वो डाइल्यूट था, ठीक है, बाद में आपने फिर जब 100 ग्राम डाल दिया तो अब वो कंसंट्रेट हो रहा है. मतलब कि आप जितना ऐड करते जाओगे कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है. जितना आप ऐड ऑन करते जा रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिसोल्यूशन कहते हैं, कि इसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व होना, उसको आपने उसमें डालना स्टार्ट किया, ठीक है. सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. अब यहां पे क्या है बेटा, ये सेपरेशन की और डिसोल्यूशन दोनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है. मतलब कि पहले इन्होंने ये कहा कि अगर उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो और वो उसमें अगर घुल जा रहा है तो उसको हमने डिसोल्यूशन कहा. और अगर मान लीजिए कि आपने उस पर्टिकुलर लिक्विड में से जो सॉल्यूट आपने मिलाया था उसको आप सेपरेट आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो बाहर, तो उसको क्या कहा गया, प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा गया, ठीक है. इसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आप क्या करते हो बेटा, आप बेसिकली ये सी वाटर से ये जो आपके नमक है उसको ऑब्टेन करते हो ना, है कि नहीं. A stage is reached when the two processes occur at a same rate, ठीक है. एक स्टेट रीच होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेट, कि जब आपका सॉलिड जो आपका जो ये आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन भी बना रहा है और साथ ही साथ ये आपके इसमें कन्वर्ट भी हो रहा है, मतलब ये दोनों चीजें यहां पे अचीव की जा रही है, ठीक है. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें बोला क्या गया, अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट. अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. बेसिकली ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आप डिसॉल्व भी कर रहे हो, आप निकाल भी रहे हो, आप डिसॉल्व भी कर रहे हो, आप निकाल भी रहे हो, बट ये स्टेट सिर्फ हम अपने कॉपी में, है ना, अपने नोटबुक में, अपने किताबों में देख सकते हैं, बट एक्चुअली कभी ये चीज, ऐसा स्टेट कभी रीच नहीं होता, ठीक है. एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन. बट इसको ना आप इस तरह से अचीव कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन पढ़ा हुआ है ना. मान लीजिए कि आपने क्या किया बेटा, पहले आपने यहां पर 1 लीटर पानी ले लिया.
इसमें मान लीजिए कि मैक्सिमम एक्सटेंट जो था बेटा वो 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूट था, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्यूट, एनी सॉल्यूट। तो आपने इसमें 100 ग्राम मिला दिया, आपने इसमें 100 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सैचुरेट कर गया। क्या कर गया बेटा, सैचुरेट। ये सैचुरेट हो चुका है। आफ्टर सैचुरेशन अगर आप इसमें और मिलाओ, अगर इसमें आप 1 ग्राम भी डालो एक्स्ट्रा, वो उसमें मिलने वाला है ही नहीं, वो आपका ऐसे ही नीचे पड़ा रह जाएगा। ठीक है, आपने 1 ग्राम डाला, आपने 10 ग्राम डाला, आपने 100 ग्राम डाला, कितना ही डाल दो बेटा, इसमें वो जमा होता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये एक ऐसे स्टेज को रीच कर गया है बेटा जहां पर आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है इस सॉल्यूशन ने। मतलब कि यहां पर जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो आपका स्टेट था वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम को में पहुंच गया है कि उसमें अब आप और कुछ नहीं मिला सकते या और कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। अभी बोला ही गया कि एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन, i.e. टेम्परेचर एंड प्रेशर। Similar process is followed when gases are dissolved in liquid solvent. Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. ध्यान रखना, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो आप उसमें और सॉल्यूट ऐड कर पाओगे। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने यहां पर ले लिया बेटा पानी, ठीक है, उस पानी में आपने क्या कर लिया बेटा, आपने डाल दिया आपका 100 ग्राम का, मैंने जो शुगर आपका डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, ठीक है, इसमें आपका शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर जो है बेटा आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। बट मान लीजिए कि इसके अलावा आपने और चीनी डाल दिया इसमें, ठीक है, और चीनी जो है बेटा नीचे जमा हो गया। पर आपने क्या किया बेटा, आपने गैस के ऊपर रख दिया इसको। आप जैसे गैस के ऊपर रख दोगे बेटा, ये पानी जो है बेटा एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। पानी एक्सपैंड करेगा तो उसके नए आपके जो है बेटा ये उसकी नया जो है बेटा नए स्पेस रेडी हो जाएंगे, है ना, नया स्पेस रेडी हो जाएगा तो बेटा क्या होगा, ये जो आपका शुगर है वो उसमें घुलने लग जाएगा। और ऊपर से होगा क्या बेटा, शुगर जो है बेटा वो खुद भी आपका ब्रेक होने लग जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आपने देना स्टार्ट कर दिया ना, तो जो शुगर है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, उसमें आपका डिसॉल्व होने लग जाएगा। जिससे होगा क्या बेटा, जिससे ये होगा बेटा कि शुगर की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह से सिरप वगैरह बनता है ना। तो मतलब यहां पे वही कहा गया कि जितना भी आप उसमें सॉल्यूट को मिलाते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। कंसंट्रेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो होगा क्या बेटा कि आपका जो सैचुरेशन है बेटा उस सैचुरेशन पॉइंट को आप क्या कर सकते हो बेटा, इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो कि वो पहले 10 डिग्री पे सैचुरेट हो गया था, अब वो 100 डिग्री पे सैचुरेट हो रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको क्या है कि एक नया सैचुरेशन पॉइंट दे दिया, आपने और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सैचुरेशन पॉइंट और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें और चीजें मिला सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, तो यहां पे वही कहा गया कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आप देख सकते हो बेटा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो एट द सेम टेम्परेचर। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम dynamic equilibrium with dissolved solute is the saturated solution and contains the maximum amount of solute। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है बेटा कि जो भी सॉल्वेंट आपके सॉल्यूट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है तो मतलब कि वो किस में है बेटा, वो आपके सैचुरेटेड कंडीशन में है। और जो सॉल्वेंट आपके सॉल्यूट के साथ आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है तो हम बोलेंगे सर वो अभी भी चीजें ऐड कर सकता है, मतलब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। So thus the concentration of solute in such a solution is its solubility। तो यहां पे क्या कहा गया बेटा, तो यहां पे कहा गया है the concentration of the solute in such a solution is its solubility। तो यहां पे आपको एक बात समझ में आ गया बेटा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी ही आपका क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि इस लाइन से हमें वही पता चला ना, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इससे हमें यही पता चला, यहां पे क्लियरली बोल दिया ना कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो मतलब कि सॉलिड को आप जब लिक्विड में मिलाएंगे बेटा तो उसकी मोलैरिटी या मोलैलिटी ही क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये हमने सॉलिड और लिक्विड की बात करी है। तो मतलब कि मैं सॉलिड को एज अ सॉल्यूट ले रहा हूं बेटा, और याद रखना बेटा मैं आपके लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट ले रहा हूं। तो आप यहां पे समझेंगे कि इस सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होगा, मतलब कि इसकी जो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी या इसकी जो मोलैलिटी होगी बेटा, और मोलैलिटी यही क्या होगा बेटा,
इसका सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए बताया जा रहा है बेटा, ये बताया जा रहा है आपके सॉलिड इन लिक्विड के लिए। चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा कि यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर इसके जो सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर टेम्परेचर के साथ आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द सॉल्युबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1.10। दिस being dynamic equilibrium must follow ले चार्टलेस प्रिंसिपल। एंड ले चार्टलेस का प्रिंसिपल क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने ले लिया, वहां पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। हुआ क्या, आपने इसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया। आपने क्या करना स्टार्ट किया, डिस्टर्ब, मतलब कि आपने क्या करना स्टार्ट किया, आप जब इसको हीट दे रहे हो, प्लीज समझना, ठीक है। आपने इसको हीट दिया, आप जब इसको हीट दोगे तो आप रिएक्टेंट साइड में दोगे ना, प्रोडक्ट साइड में कभी हीट दे सकते हैं क्या, नहीं ना, प्रोडक्ट तो हमें मिलता है ना। तो आपने क्या किया बेटा, आपने रिएक्टेंट साइड में हीट देना स्टार्ट कर दिया। आप जब उसको हीट दे रहे हो तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप जब उसको हीट दे रहे हो तो प्रोडक्ट और फॉर्म होने लग गया। अब प्रोडक्ट फॉर्म अगर होने लगा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस तरफ रिएक्टेंट का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी जाके उसको बैलेंस कर पाएगा ना। बात को समझने, यहां पे क्या बोला गया, लेट चार्टलेस के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। इन जनरल if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, नॉर्मली आपका एंडोथर्मिक ही होता है ना, ठीक है। एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है बेटा अगर हम बढ़ाने लगेंगे बेटा तो वो क्या होगा बेटा, आपका यहां पर आपका ये जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है बेटा तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो दो तरह की सॉल्युबिलिटी बताई गई है, प्लीज ध्यान रखना। अगर एंडोथर्मिक है, क्लियरली बोला गया, अगर एंडोथर्मिक है, जो कि आप जानते हो यहां पे कि डेल सॉल्यूशन ऑफ एच जो है बेटा वो आपका जीरो से बड़ा, ये एंडोथर्मिक के लिए होता है, ठीक है। और अगर डेल सॉल्यूशन ऑफ एच अगर आपके जीरो से छोटा होता है बेटा तो ये क्या होता है बेटा, आपका ये एक्सोथर्मिक होता है। प्लीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, आप लोगों को याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको ये पता होना चाहिए कि डेल ये सॉल्यूशन ऑफ एच ये क्या होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है ना बेटा, यही होता है कि नहीं होता ना। ये आपको अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको याद करिए बेटा, ये आपकी कंडीशन है डेल सॉल्यूशन ऑफ आपके एच के लिए, ठीक है ना बेटा। तो इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी को ब्रेक करना है, आपने क्या करना बेटा, लैटिस एंथैल्पी को ब्रेक, ठीक है। अगर लैटिस को अगर ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि आप ब्रेक करके उसके आयंस में कन्वर्ट करते हो उसको, ठीक है। तो आप यहां पे एक बात को समझिए बेटा, तो ये तो प्योरली एंडोथर्मिक ही होता है, ठीक है। अब यहां पे हमने कहा कि ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बेटा, ये आप क्या कर रहे हो बेटा, ये आप बेसिकली गैसेस को किस में कन्वर्ट करते हो बेटा, एक्वस कंडीशन में कन्वर्ट करते हो ना। तो मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमारा हो जाता है बेटा एक्सो, क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसकी एंथैल्पी नेगेटिव आती है। अब इन दोनों को आप जब प्लस करोगे और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम ये बोलेंगे सर कि ये एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर डेल सॉल्यूशन ऑफ एच अगर ये आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा। बट अगर मान लीजिए डेल सॉल्यूशन ऑफ एच ये अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये लेस देन जीरो होगा, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारा कि जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रोसेस चल रहा है बेटा वो एक्सो है कि एंडो है। और अगर मान लीजिए कि वो एंडो था तो क्या होगा, आप टेम्परेचर दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए अगर वो एक्सो था तो अगर उससे हीट अगर निकाल दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, ये दो तरह से आपको यहां पे समझना है, ठीक है। तो एंडो के लिए टेम्परेचर पॉजिटिवली काम करेगा, एक्सो के लिए टेम्परेचर नेगेटिवली काम करेगा। और ये चीज जो था बेटा आपको आपके थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका बेस यहां पे भी लग ही जाता है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो यहां पे डायरेक्टली बता दिया गया है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा बेटा, एंडो के लिए पॉजिटिव और एक्सो के लिए नेगेटिव, ठीक है। चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें बेटा, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड में, ठीक है। कोई भी इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट इज देयर, ठीक है। कोई भी इफेक्ट होने नहीं वाला, आप चाहे कुछ भी कर लो, प्रेशर आप जितना लगा लो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका स्टेट फंक्शन है जो कि आपका सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना मतलब करने की काबिलियत रखता है, और वो है बेटा टेम्परेचर। क्या है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को छोड़ के और कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं काम करने वाला सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, अब ये टॉपिक हो गया खत्म। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कि अब गैस जो है बेटा आपके लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होगा, और यही पूरा का पूरा चैप्टर आपका स्टार्ट होगा।
सॉलिड वाला पार्ट खत्म हो गया, अब सॉलिड की जिक्र अब पूरे चैप्टर में नहीं होगी। अब आप पूरा चैप्टर इसी पॉइंट में पढ़ोगे कि आपका जो गैस है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होगा, ये सब मतलब लिक्विड लिक्विड गैस लिक्विड गैस गैस, अब यही चलता रहेगा, ठीक है। सॉलिड की पढ़ाई अब नहीं होने वाली। तो यहां पे देखिए बेटा अब क्या है बेटा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मेनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। बहुत सारे गैसेस आपके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। आपका ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा बहुत ही कम एक्सटेंट में वाटर में डिसॉल्व होता है। इट इज द डिसॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वाटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और आपका HCl जो है बेटा आपके पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि पोलर नेचर का है। आपका जो ऑक्सीजन है बेटा वो पोलर नेचर का नहीं होता, O2 जो है वो पोलर नेचर का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपका परफेक्ट मॉलिक्यूल है ना O2, तो उसमें पोलैरिटी नहीं है उतनी, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेंपरेचर। यहां पे देखो पहले ही लाइन में बोल दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेंपरेचर। टेम्परेचर भी और प्रेशर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, कि आपका कितना घुलेगा, क्या घुलेगा, क्या नहीं घुलेगा, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंडीशन है बेटा वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्लियरली बोला गया है, इंक्रीज इन प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है बेटा हेनरी, ये हेनरी ने कहा है, ठीक है, क्योंकि हेनरी ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्लीज इस बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा कि ये प्रेशर के साथ इंक्रीज करेगा। जितना प्रेशर बढ़ाते रहोगे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। फॉर solution of gas in a solvent consider a system as shown in figure 1.1a, ठीक है। तो आई थिंक यही फिगर है, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहां पर क्या था, आपने ये पिस्टन लगा रखा था, इसके ऊपर आपने एक वेट रखा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन यहां पे है, ये जो आपको जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको आई होप दिख रहे हैं बेटा, ये आपके आई थिंक गैसेस है जो कि इस लिक्विड में आपके प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, आपने वेट बढ़ा दिया तो पिस्टन नीचे हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जिसके वजह से हो क्या रहा है बेटा, आई थिंक ये गैप यहाँ पे ना ऐसा ही है, ठीक है। ये जो है बेटा ये कुछ इस तरह से गैप आपका रखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक इसके बीच में ये बैरियर की तरह है, मे बी यहाँ पर आपका जो है ये लिक्विड है और ये आपके गैस मॉलिक्यूल इसके बाहर बाहर है, ठीक है। आप जब इसको प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हो, मतलब आपने वेट लगाना स्टार्ट किया, तो ये जितने भी गैस मॉलिक्यूल है बेटा दे विल स्लोली स्टार्ट टू डिसॉल्व इन दिस, ठीक है। ये धीरे धीरे उसमें घुलने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा, तो यहाँ पे बोला गया है कि अंडर दीज कंडीशन, ओके एक मिनट, ये देखिए बेटा, सो द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम। तो यहां पे बोला गया बेटा द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो यहां पे P और T टेम्परेचर पे इसको रखा गया है। एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करके बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपके स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। i.e. अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। मतलब कि यहां पे जितने भी गैस पार्टिकल आपके इस सॉल्यूशन में जा रहा है और जो निकल रहा है बेटा वो सेम ही है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि जो नंबर ऑफ आपके गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा वो आपके फिक्स्ड है, जो एंटर कर रहे हैं और जो एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा देखिए बेटा, नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। तो हमने क्या किया बेटा, अब हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा, हमने अब इसको दबा दिया, ठीक है। हमने प्रेशराइज करके इस मतलब इसकी वेट इंक्रीज कर दी। वेट जब हमने इसका इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया बेटा, ये दबने लगा। सारे के सारे गैसेस जो है आपके वो इसमें आपके सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं। देखिए बेटा यहां पे क्या बोला, अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, दैट इज फिगर 1.1b, ये आपका रह गया फिगर। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द solution and also the rate at which the gaseous particle are striking the surface of solution to enter it। तो मतलब कि यहां पर क्या हो गया बेटा, आपका वॉल्यूम तो कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो आपका जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल है बेटा वो क्या हो गया बेटा, वो पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज कर गया ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पे वॉल्यूम जो थी बेटा आपकी वो थी 1 लीटर की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 500 ml कर दिया इसको, तो मतलब कि हमने कहा कि सर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल तो सेम ही थे, तो मतलब कि अगर 1 लीटर में 500 गैस पार्टिकल थे और यहाँ पे 500 ml में आपके 500 गैस पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि यहाँ पे हर 1 ml में आधा गैस पार्टिकल था, ठीक है। और यहां पे हर 1 ml में 2 गैस पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से हो क्या गया बेटा, यहां पे गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। गैस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा आपका बढ़ता रहेगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये है कि ये है,
ये वाला है ऑब्वियसली, तो आप जब इसको दबा रहे हो तो गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस प्रेजेंट है। अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस आपका प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब यही होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ना। तो हमने पिस्टन को दबाकर प्रेशर इंक्रीज किया, जिससे हुआ क्या? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सॉल्यूशन एंड थस इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये प्रेशर आप तब तक से लगा सकते हो जब तक से ये किस में ना पहुंच जाए बेटा? एक इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको दबाओगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा बेटा? जो आपके पार्टिकल्स है गैस के, अब एंटरिंग और लीविंग जो भी है ना बेटा, वो फिर से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक समय के बाद। तो यहां पे वही कहा गया है कि हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी। तो हेनरी ने बेटा यहां पे एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया कि अगर आप गैसेस पार्टिकल को दबाना स्टार्ट करते हो लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो जो गैसेस है बेटा वो आपके लिक्विड में घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, क्या मैंने ये कहा कि गैसियस पार्टिकल्स को, ये लिक्विड है मान लीजिए, और यहां पे एक पिस्टन है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड के अंदर ऑलरेडी कुछ कुछ प्रेजेंट है, जो कि इसके साथ इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि मैं ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना स्टार्ट करता हूं, तो उससे होता क्या है कि ये जो गैस पार्टिकल है ये लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पे हेनरी क्या बोल रहा है? हेनरी सिंपली ये कह रहा है बेटा कि आप जब प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए बेटा क्या बोला गया? द लॉ स्टेट्स दैट at a constant temperature constant रखना, ध्यान दीजिए। ठीक है, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid और solution। तो यहां पे क्या बोला गया है बेटा कि यहां इसके ऊपर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है, इस लिक्विड के ऊपर में जो भी गैस प्रेजेंट है बेटा, इसकी पार्शियल प्रेशर जो है बेटा यहां पर हेल्प करेगी इस गैसेस को इस लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर क्यों कहा गया? अगर मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं तो इसका प्रेशर कहां से आया? देखिए बेटा, मैं अगर पिस्टन को दबाता हूं तो क्या मैं यहां जो गैसेस है मैं तो उसको दबा रहा हूं ना, और वो गैस क्या करेंगी? उनका पार्ट प्ले करेंगी और वो उस लिक्विड को दबाना स्टार्ट करेंगी। क्या मैं लिक्विड को डायरेक्टली दबा रहा हूं? क्या नहीं। तो यहां पर क्या हो गया बेटा कि जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो यहां पे मेरे प्रेशर और इस लिक्विड और इस गैसेस के प्रेशर में दो अलग अलग डिफरेंस होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि मैं जो अपना प्रेशर लगा रहा हूं वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी होगा ना, है कि नहीं? तो जो मैंने उस पिस्टन को दबाया तो वो प्रेशर जो है फिर वो प्रेशर ये अडेप्ट करती है और उसको फिर वो कहां लगाती है? लिक्विड के ऊपर लगाती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे पार्शियल प्रेशर आया है। बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं पार्शियल प्रेशर, वो समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्यों ही लिखा है, ऐसे ही लिखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वो प्रेशर तो आप ही नहीं लगाया है, बट ये लिक्विड के पास जाके क्या बन जाता है बेटा? वो पार्शियल प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही कहा गया है बेटा, सिंपल सी कहानी है कि प्रेशर के साथ क्या होता है बेटा? प्रेशर लगाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के साथ। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के साथ प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर इसके बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहां पे बताए जाते हैं। जैसे कि इसका जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है बेटा वो स्कूबा डाइविंग वगैरह हो गया है ना, ये सब में बहुत यूज होता है। जैसे मान लीजिए स्कूबा डाइविंग, ठीक है, आप लोगों ने ये स्कूबा, ठीक है, स्कूबा डाइविंग, इससे जो सिलेंडर विलेंडर नहीं ले जाते बेटा, वो पानी के अंदर में कूदते हैं, फिर तैरते हैं, तो वो ऑक्सीजन वगैरह भर के ले जाते हैं सिलेंडर में। ठीक है ना, अब उस सिलेंडर में हम लोग ऑक्सीजन के साथ इनर्ट गैस भी डालते हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीजन की सिलेंडर तो बहुत भयानक होती है, वो तो फट सकता है कि नहीं? अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर गर्मी उसको मिल गई या फिर थोड़ा सा गर्म अगर हो गया तो वो तो फिर फट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, कंबस्टिबल नेचर का होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, उसमें एक इनर्ट गैस डाल के रखते हैं। तो सिलेंडर के अंदर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है बेटा, उसके साथ हम लोग हीलियम डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? हीलियम। हमने यहां पर N2 क्यों डाला? हम तो नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। नाइट्रोजन भी क्या होता है बेटा आपका? N2 जो है बेटा वो भी आपका इनर्ट होता है। तो मतलब आप N2 के जगह पे इंस्टेड ऑफ N2 आप इसके जगह पे हीलियम डालते हो। तो आपने हीलियम क्यों डाला, N2 क्यों नहीं डाला? तो देखिए बेटा समझाता हूं होता क्या है। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बोलिए। वन 140, हाँ जी।
तो हुआ क्या देखिए बेटा, यहां पर O2 के साथ H डाला गया है, आपका N2 नहीं डाला गया है। N2 क्यों डाला गया देखिए बेटा, होता क्या है कि जब आप पानी के अंदर होते हो, ठीक है, तो जितना आप पानी के नीचे जाते रहोगे बेटा प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। अब प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पानी का जो लेयर है वो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, है कि नहीं। और आप जानते हो कि पानी जो है बेटा काफी भारी होता है, जितना आप नीचे जाओगे उतना भार आपका बढ़ता रहेगा पानी का, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि अगर मान लीजिए आप 10 मीटर पानी के नीचे, 10 मीटर पानी के नीचे चले गए आप, ठीक है, और आप ना स्कूबा डाइविंग कर रहे हो इसके नीचे, ठीक है, आपने स्कूबा डाइविंग करनी स्टार्ट करी, आपने सिलेंडर बांध रखा है, ठीक है, और आपके मुंह में यहाँ पे ना वो मास्क लगा हुआ है, ठीक है, और आप मस्त तैर रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा O2 भी था और N2 भी था। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि उतने पानी के नीचे ना